कि इस चार्टर एक्ट में पहली बार इंडिया में लीगल मेंबर एक कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लीगल मेंबर बनाया गया था। नहीं याद आ रहा? देखो ये इसलिए होता है जैसे हम लोग एक क्रम में नहीं पढ़ रहे हैं चीज़ों को। उस दिन जो पढ़ा था हम लोगों ने, भले उसमें एक दो क्वेश्चन आए, लेकिन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा था मुझे लगता है वो अगर जिसने बाद में रिवाइज कर लिया होगा तो उसको दिक्कत नहीं हुई होगी, उसको फिर वो क्वेश्चन कभी से पूछ लेगा। 4 चीज़ें लिखी होंगी ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप पूछ नहीं रहे, 4 चीज़ें लिखी होंगी, इन्हें क्रम से लगाओ, या इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को दिक्कत ये नहीं होती है, आप लोगों को दिक्कत ये है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई में नहीं दिक्कत है, लेकिन क्या है ना, एक क्रम से सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा। जी सर वो मैंने, जी सर हो गया सर। सर डीएम साहिबान कर नहीं रहे कहीं भी आजकल, वो निवेश के चक्कर में कहीं कर नहीं रहे मैनेजमेंट के खिलाफ। सर 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 जी सर चिल्ला बहुत रहते, चिल्ला बहुत रहते, कह रहे तमाशा लगा रखी हो। ठीक है हाँ सर, हाँ आज लगा के सर, कल वाले लगा सर ठीक सर, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन का नाम सुना है किसी ने? गुजराल डॉक्ट्रिन, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो जनाब बता रहे हो ना कि वो ये आती नहीं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये, और ये बेस हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की, या कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ी ज़रूर हैं। जब हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो जैसे नेहरू के पंचशील सिद्धांत होते हैं, ऐसे आई.के. गुजराल की डॉक्ट्रिन पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्रिन याद आया? और याद इसलिए नहीं आता ना, किसी भी चीज़ को हम लोग पूरे क्रम से A to Z नहीं लेते हैं, इसलिए दिक्कत होती है आप लोगों को। आप लोग क्या अलग अलग पढ़ते हो? नहीं वो जो बताया था, कौन सा एक एग्जाम्पल बताया था आपको, कौन सा था, वैशाखा निंदन वाला ना, वो वाला सिस्टम है। हम लोग एक तरफ अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं आज 8-10 टॉपिक्स ऐसे लेता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ, जिसमें आपका प्री का भी क्वेश्चन निकल जाएगा और मेंस का भी क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है? आज आधा संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे, तो एक दिन में सब पूरा पढ़ा देंगे तो मुझे लगता है उल्टी ना करने लगो आप लोग, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और फिर नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसका मैकडोनल्ड अवार्ड पढ़ेंगे, पूना पैक्ट पढ़ेंगे, उसी के आगे फिर CR फार्मूला पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे, फिर मिशन पढ़ेंगे, बेबल प्रस्ताव पढ़ेंगे, इतना सारा हो सकता है जो है ना गड़बड़ हो जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आधा संवैधानिक विकास पढ़ा देते, आधा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा देते, दोनों आधा आधा कर देंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। चलो, तो संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। जितना लिखूं उससे ज़्यादा जो मैं बोलूं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, वो लिखा तो सब कुछ रखा हुआ है। क्या क्या पढ़ना है? 1773 के बाद फिर 84 का रेगुलेटिंग, हाँ फिर से क्या 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1823 का और 1853 और 1857। आज इतना देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोगों का जो रह जाएगा 1861
1892, 1909, 1919, 1935। जब हम लोग पता दिक्कत कहाँ होती है, जब हम लोग साइमन कमीशन को 1919 के एक्ट को अलग अलग करके पढ़ते हैं। दोनों में कोई दोनों में कोई लिंक है क्या बताओ? उसी का रिव्यू करने से आया था साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, तो 1928 में आया था। इन लोगों ने विरोध क्यों किया तो बताओ भाई। साइमन कमीशन का इसमें एक भी भारतीय नहीं मालूम है? साइमन कमीशन क्यों आया था? वो टाइम से पहले, 1 साल पहले आ गया था, 2 साल बाद उसको ब्रिटिश थे। आपको मालूम है? नहीं मालूम। देखो जो बताया है ना, क्या नाम आपका? श्रेया ने, जो श्रेया ने बताया बिल्कुल ठीक बात बताई। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा साइमन कमीशन आया क्यों था। 1919 के एक्ट को रिव्यू करना है। हेलो हेलो, हाँ बताओ। हाँ हाँ आधा सी 130 है, सी 130 है। और इमरान का नंबर नहीं, फेस बंद है, सी 130 फेस बंद। हाँ, और वो नंबर इमरान का नंबर नहीं था आपके पास, वो भी आ जाएगा साथ में। अच्छा चलो मैं बोल ठीक ना, नहीं वो हमारे साथ कितनी देर पहुँचेंगे? अच्छा कितनी देर पहुँच गया? चलो ठीक है। और फिर साइमन कमीशन को जिसने पढ़ लिया और फिर नेहरू रिपोर्ट को उससे लिंक नहीं किया, क्यों? कैसे लिंक करोगे बताओ, आप बताओ। साइमन कमीशन को नेहरू रिपोर्ट से कैसे लिंक करोगे? और फिर जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला उसको कैसे लिंक करो? बेटा लिंक करना सीख जाओ आप लोग। ये समझ लो सिविल सेवा की आधी सीढ़ी आपने पढ़ ली। मैं पढ़ा ऐसा क्या चीज़ दूंगा जो कुछ चीज़ें आपको नहीं मालूम है भैया, किताब में नहीं है, मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को। साइमन कमीशन का विरोध किया था कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा, तो कांग्रेस से ये कहा गया हाँ अगर आप में हिम्मत हो तो ऐसा कोई फॉर्मेट बना के दिखा दो जो सब लोगों को, उन्हें मालूम था यहाँ पे केकड़ा प्रजाति के लोग हैं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो कोई ऐसा प्रारूप बता दो जो हमारा नहीं मान रहा तो अपने ही बता दो कोई। तो उसके अपोजिशन में एक सर्वदलीय कमेटी गठित की गई, फिर नेहरू रिपोर्ट आई। और फिर नेहरू रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किए जिन्ना, तो उन्होंने 14 सूत्री। अब उसके बाद देखो हम लोग कैसे जोड़ेंगे चीज़ों को। ये किया हुआ जिन्ना का हो गया मसला, इसके बाद ये जिन्ना का मसला कब आया था? 1929 में। अब इसके बाद मसला ये हुआ कि जब जिन्ना ने ये दे दिया तो अब ये जो इस टाइप के लड़के जैसे आगे हैं ना, नए वाले लड़के, अब ये एकदम लगाम से बाहर चले जा रहे हैं कि हमारे ये बताओ यार नेहरू रिपोर्ट हमने दी, मानी नहीं, तो अब हम लोग तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हम ये नए टाइप के लड़के जितने थे उत्पाती टाइप के, उसमें उस टाइप जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम बहुत उग्रवादी हुआ करते थे, तो कहते नहीं अब तो हमें साहब पूरा लेना है। तो गांधी जी कहते बेटा रुक जा बेटा, अभी थोड़ा और टाइम दे दो 1 साल में। तो वो नेहरू रिपोर्ट या कोई एक ऐसा संवैधानिक हल आ जाए जो सबको मालूम हो। 1 साल का टाइम गांधी जी ने और दे दिया। यस सर। उसके बाद ही तो वो आपका जो लाहौर अधिवेशन याद आया, नेहरू रिपोर्ट के पूरे 1 साल के बाद आया। हम लोग नेहरू रिपोर्ट को अगर लाहौर अधिवेशन से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अब तक जो नए टाइप के लड़के थे उनको अब कहता अब चाचा आप रह जाओ, अब रुक जाओ, हम लोगों को कुछ कर लेने दो, तो आपके बस का है नहीं। तो अब उन लोगों ने जोर लगाया कि अब तो हमें पूरा आज़ादी चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट से अब नहीं, अब हमें तुम लॉलीपॉप ना दो, हमें पूरा चाहिए। तो फिर हम लोग लाहौर अधिवेशन तब पढ़ेंगे पूरा आज़ादी वाला, ठीक है। उसके तहत आगे फिर जब ये भी हो जाएगा, उसके बाद जब तब भी नहीं मान रहे हैं तो जो 1929 में जो हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन में किया उसको हमें अनुपालन कराने के लिए फिर कौन सा किया है? सविनय अवज्ञा, कि जो हमने लाहौर अधिवेशन में कह तो दिया कि हाँ हम लोग पूरा आज़ादी लेके रहेंगे, तो करोगे कैसे? तो 11 सूत्री मांग पहले दी गांधी जी ने। गांधी जी पहले ट्रायल करते थे जाके, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल सरकारी काम, पहले जाके एक ज्ञापन दिया, नहीं माना, फिर एक बार फिर जाके उन्हें बताया कि भाई साहब आपको हमने प्रार्थना पत्र दिया था, देख लेते।
हो जाता तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर जाके तब जाके 2-3 बार उन्होंने रिकमेंडेशन अपना जाके रिक्वेस्ट कर ली, इरविन ने नहीं माना, फिर जाके हुआ है आपका सविनय अवज्ञा। अब देखो सविनय अवज्ञा को गोलमेज से कैसे जोड़ोगे? अब जब इन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, तो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं इंग्लैंड में कहते हैं सभी लोगों को बुला लिया जाए, यहाँ पे राउंड टेबल पे इकट्ठा कर लिया जाए। राउंड टेबल का मतलब ये होता है कि सब लोग बराबर पर बैठे हैं गोल में। इसीलिए देखो अगर जैसे हमारी डाइनिंग टेबल होती है तो उसमें एक हेड चेयर होती है, जो घर का जो हेड होता है वहाँ पे बैठता है, वो उसकी चीज़ वो चेयर बड़ी मारामारी होती है, बुरा मान जाता है। अगर दादाजी को ना बैठा हो तो बुरा भी मान सकते हैं। तो उसमें इसलिए वहाँ पे चेयर जो है डाइनिंग टेबल वाली नहीं रखी, राउंड टेबल रखी कि सब लोग बराबर के स्तर पर रखे। अब तो आ जाओ। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, पहले में नहीं गए। उसके बाद फिर गांधी जी समझौता हो जाता है। चीज़ों को समझिए इसमें कि अब देखो अंग्रेज़ों की होशियारी देखिए कि इधर तो कह दिया चलो गांधी जी समझौता कर देते, आपको 11 सूत्री मांगे थी, जिसमें क्या क्या मांग की थी मोटी मोटी? राजस्व को आधा कर दो, नमक खत्म कर दो, हथियार रखने को अनुमति दे दो, विनिमय दर कम करा दो, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। तो जब इन्होंने गांधी जी समझौता में सब चीज़ें कबूल कर ली इन्होंने कि चलो तो चाचा चलो साथ में, तब ये गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वहाँ भी बात नहीं बनी। अब देखो दिक्कत यहाँ पे देखिए, अब जैसे अगर आप ये सोचो कि अन्ना मूवमेंट जैसे उस टाइम चला था 14 में, क्या दोबारा चल सकता है? एक पीक होता है हर आंदोलन का, अगर वो बीच में टूट गया तो फिर दोबारा में वो पेस बनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। और अंग्रेज़ों को यही करना था, गांधी जी को ले जाके वहाँ से पेस तोड़ दिया, यहाँ पर उस टाइम स्थगित करा दिया, ना कुछ माना, कोई हिसाब की चीज़ दी नहीं, तो वो वहाँ से भी रूट के चले आए। और यहाँ पे भी वो जनता जो थी, जनता तो ये सोचेगी यार तुम तो चले गए वहाँ पे हमें छोड़ के, वो जनता में उस तरीके गुस्सा नहीं आएगा ना, आंदोलन तो बिना जनता के होगा नहीं। तो हम लोग गोलमेज सम्मेलन को देखो कहाँ से जुड़ता चला आ रहा है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो फिर तीसरे में फिर गांधी जी नाराज़ होकर नहीं गए, यार तो मेरी बात को मानते नहीं, बार बार बुला रहे हो। तो फिर वहाँ पर रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड निकाल दिया। अब ये चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग, उन्होंने जो निर्वाचन क्षेत्र तो अलग कर ही चुके थे। कौन से एक्ट से किए? किनारे वाली मीडिया बताइए, बताओ जरा, कौन से एक्ट से किए थे हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र? कोई बात नहीं, घबराओ ना, पहली क्लास है आपकी ये, कोई बात नहीं, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। 1909 में हुआ था, ठीक है। तो अब रैमजे मैकडोनाल्ड एक दाना और लेके आ गए, उन्होंने क्या किया, जनरल और एससी उनको अलग कर, दलितों को अलग करना है। उस टाइम एससी नहीं है, उस टाइम दलित बोल रहे हैं, दलित या हरिजन, ठीक है। तो अब हरिजन के लिए अलग सेपरेट, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, आप इसको समझेंगे नहीं, शायद उतने अंदर तक नहीं समझ पाए होंगे। जैसे आपका शाहजहाँपुर है, आप इसमें समझिए, शाहजहाँपुर बरेली है, तो शाहजहाँपुर बरेली में जितने मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी एक हो गई, उसमें गैर मुस्लिम जो है वो वोट नहीं देंगे, ना उनका कैंडिडेट होगा। ऐसे ही दलित वर्ग रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये निकाल लिया, अब इसमें दलित को एक सीट बना देंगे, इसी में ही पैरेलल सीटें चल रही हैं यहाँ, इस चीज़ों को सोचिए, दिक्कत तो यही है। अब ये बताइए, जब आपका काम किसी हिंदू का काम मुस्लिम से पड़ेगा ही नहीं, या मुस्लिम का काम हिंदू से पड़ेगा नहीं, तो आपस में एकता बनेगी कैसे? जिताया तो हमने मुस्लिम को है, तो काम के लिए किसके पास जाओगे भाई? उम्मीदें किससे करोगे? जिस पार्टी को हमने जनमत दिया है, ये देखो कितना सोच समझ के, उन्हें कहा जाता है, मार्ले मिंटो के बारे में कहा जाता है, मार्ले मिंटो ने सांप के दांत बो दिए हैं, सुना कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो सुन लो, तो ये सांप के दांत हैं ये। अब एक आदमी का काम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है और मुस्लिम कैंडिडेट करा रहा है, ऐसे ही उन्होंने सोचा कि अब दलित वर्ग को अलग कर देंगे, उसी के पहले एक दलित कॉन्स्टिट्यूंसी भी बना देंगे। पता चला शाहजहाँपुर बरेली है ही एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, इसी में 3 पैरेलल चल रहे हैं चीज़ें, मुस्लिम का अलग वोट होगा, गैर मुस्लिम का अलग होगा, 3 हिस्से करने वाले थे, मुस्लिम और ये आपका दलित और सामान्य बाकी सब। तो अब इसके बाद जब गांधी जी वहाँ से गोलमेज सम्मेलन के बाद लौट के आए, तो उनका फिर से सविनय अवज्ञा शुरू करते हैं। फिर अब फिर वो उसने दमनकारी नीति अपनाई, किसने? अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया ले जाके अरबदा जेल में। अब जेल में वहाँ बंद है, इधर इन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड
मैकडोनल्ड वो बर्गर वाला ना समझ लेना। समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं? नहीं समझ में कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं जो इंसान ने ना बनाई हो। जब कोई दूसरा समझ सकता तो आप भी समझ सकते हो। तो मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया। अब मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया तो अब गांधी को समझ में आया यार नहीं गए यार, इसने तो यार बवाल कर दिया। अगर ऐसा हो जाता, सोचो अगर ऐसा हो जाता तो इंटीग्रेटेड इंडिया तक में हम लोग जो रह रहे हैं एकीकृत इंडिया में, इसमें अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे एक रियासत वाला मसला जो हम लोग पढ़ रहे थे, रियासतों के एकीकरण अगर सही से ना हुआ होता, एक रैमजे मैकडोनाल्ड अगर सही से इम्प्लीमेंट, जैसा रैमजे मैकडोनाल्ड ने बताया था। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था? चाचा था क्या? हाँ, ब्रिटिश पीएम है। अगर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज को हो सकता हम लोग जिस हिसाब से बैठे हुए हैं उस हिसाब से ना बैठे होते। एक समस्या हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण की भी हो जाती है इसी तरीके से। इनको बहुत गहराई से समझने की चीज़ें, फैक्ट्स कम, कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में डाल लो। तो अब जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने कर दिया तब उन्होंने कहा कि अरे बुलाओ यार अम्बेडकर साहब को बुलाओ। जेल में हुआ है समझौता। पूना पैक्ट जो हुआ है मालूम है जेल में हुआ था। तो इसमें भी अपोज रहता है लोगों को कि गांधी जी ने अम्बेडकर जी को तो अपने सयाने नहीं पहचाने बैठाया। मतलब कि जो लोग वो करना है, जिसको कंट्रोवर्सी करना है तो बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं गांधी जी बीमार बहुत थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो वो जहाँ जगह मिली अम्बेडकर जी को, हो सकता है उन्होंने भी ना सोचा हो, इन्होंने दोनों ने सोचा हो, लेकिन बाहर के लोग तो सोचने वाले हैं ना तमाम। ये कंट्रोवर्सी ये नहीं कभी ध्यान में दिया है। साइमन कमीशन एक बहुत बड़ा कमीशन था, हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। केवल हम लोगों ने उसको जो व्यू पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एनसीईआरटी में जितना लिखा या जो उसमें बताया गया। साइमन कमीशन आया ही इस वजह से था, ज़्यादातर वजह ये थी कि दलित मूवमेंट के जो नेता थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो वाकई में बहुत अभी भी वो स्थितियाँ हैं जो हम लोग अभी भी एक सार्वजनिक स्थान पर रह नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, छुआ हुआ पी नहीं सकते हैं, तो ये हालात हैं। तो वो उनको देखने के लिए साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से चलते चलते देखो रैमजे मैकडोनाल्ड में आके उन्होंने अवार्ड कर ही दिया। अवार्ड का मतलब होता है आदेश हो जाता है जिसको पालन करना ही होता है। जैसे अगर मेरा आदेश कोर्ट का होता है, कोर्ट के तौर पे मैं जब आदेश करता हूँ एज ए मजिस्ट्रेट, तो उसमें जो फाइनल आदेश होता है वो जब अवार्ड बन जाता है, अवार्ड का मतलब उसको पालन करना ही पड़ेगा आपको। आदेश हुआ उसके बाद अवार्ड, फिर उसके बाद पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट में क्या होता है, पूना पैक्ट और रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड में क्या बेसिक फ़र्क था, कोई बताएगा? अभी सोचा था आप लोगों ने ये तो सोचा होगा यार सीटें बढ़ा दिए, सीटें तो डबल से ज़्यादा कर दिए, जहाँ 78 देना तो वहाँ 140 दे दिए। फ़र्क क्या था? अलग नहीं होने दिया। कैसे अलग नहीं, मुझे बता जरा, इनको भी बता दे, लड़के भी जाने सब क्या मसला था। उनने कहा था अरे कोई बात नहीं, बता। सीटें बढ़ाती, अलग निर्वाचन क्षेत्र एक ही रहेगा, मतलब सब एक साथ देंगे वोट, अलग अलग वोट नहीं होंगे। कहीं हद तक ठीक आ रहे हो। पहले क्या था कि जैसे हमने बताया था कि मुस्लिम जैसे अलग हो गए थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गए, ऐसे ही यही दलित का करने जा रहे थे। उसमें होना ये था कि दलित को दलित वोट देगा। अब समझौता ये हुआ कि 2 चरणों में इलेक्शन होगा, कि पहले दलित लोग इकट्ठा होकर एक पहले जो भी कैंडिडेट हैं वो सब लोग, लेकिन जो दलित सीट है उसमें सिर्फ दलित ही कैंडिडेट बनेगा, लेकिन वोटिंग सभी करेंगे। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, वोटिंग सभी करेंगे। 4 ऊपर से 4 जो हैं लिए जाएंगे, उसके बाद फिर वोट दलित को दलित वोट करेगा। तो यही पूना पैक्ट हुआ था कि सभी लोग वोट करेंगे। जैसे फर्स्ट राउंड में सभी को वोट देने का अधिकार है, तो सब वोट देंगे, यानी कि उसमें से उनके कैंडिडेट भी जो उनको चाह रहे हैं वो भी आ जाएंगे। सेकंड राउंड में दलित वो 4 जो कैंडिडेट ऊपर वाले बचे उसमें से किसी एक को जिताना है। नहीं समझ में आया? इतने लोग हैं, ठीक है, ये सब इसमें समझ लो सभी लोग हैं, 100 लोग हैं, इसमें से कोई कैंडिडेट खड़े हुए, 10 कैंडिडेट खड़े हुए, सबने वोट दिया, तो ऊपर से 10 लोग, ऊपर से 4 लोगों को ले लिया। फिर दोबारा इलेक्शन कराया, उन 4 में से उन 4 को केवल और केवल SC या दलित ही वोट देंगे, फिर जो उसमें जीतेगा। तो ये पूना पैक्ट हो गया। फिर पूना पैक्ट के बाद फिर आपका 1935 का एक आ जाएगा।
जो कि आप बहुत अच्छे से जान। वो आज हम चला जब डिस्कस किया तो यही सब चीज़ें डिस्कस किया कि साइमन क्यों आया था, साइमन कैसा रहा होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस किया। तो 1935 पे आ गए। ठीक, 1935 में जो 1935 की कोई अच्छी चीज़ ऐसी बताओ जो आप लोगों को समझ में आई हो, मतलब जो किताब से अलग समझ में आई हो। जैसे एक क्या नाम, श्रेया ने एक चीज़ देखो कौन सी बताई थी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में संबंध बताया था। ऐसी कोई चीज़ ऐसी बताओ जो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो आपको। 1935 के एक्ट और वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिमिलरिटी है वो नहीं, कोई भी संवैधानिक विकास में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो पहली बार वहाँ पे 1935 में हो रही है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त भी तो कर दिया गया था। देखो केंद्र में तो अलग, राज्यों को जिस तरीके से अभी हो रहा है बिल्कुल एज इट इज कर दिया गया था, एज इट इज कर दिया गया। केवल वहाँ पे दिक्कत की याद क्या थी, प्रिंसिपल तौर पे यानी सिद्धांत तौर पे गवर्नर जनरल को, जो भी गवर्नर हुआ करता था उसको एचओडी बना दिया था, एचओडी बना दिया था और वीटो पावर दे दी थी। हम लोग अभी प्रांतों की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हुआ करते थे, जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, मद्रास था, बॉम्बे था, तो उनमें जो अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है और एग्जीक्यूशन है उनने बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया था। वो लोग अपने सिद्धांतिक तौर पे तो ज़रूर ये कह दिया गया था, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं उस टाइम का जो 1935 में ये समझ के चलिए 90% का सिमिलरिटीज़ है। ये चीज़ें चलो अब हाँ, तो 1935 का जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आ जाएगा आपका सेकंड वर्ल्ड वार। 39 में सेकंड वर्ल्ड वार आएगा। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फिर गांधी जी बिदक जाएंगे, तो फिर सारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इस्तीफा दे देंगी। 1940 में फिर पाकिस्तान मूवमेंट के लिए लाहौर अधिवेशन सुना है कि नहीं? लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ बताओ, क्या गर्मी लग रही ज़्यादा आज? लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पाकिस्तान के लिए एक लाहौर अधिवेशन हुआ है मुस्लिम लीग का 1940 में, वो भी लाहौर में ही हुआ था, कराची में नहीं हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, लाहौर में हुआ था। 1940 में हुआ था। कौन सी मार्च को हुआ था?
22 मार्च को। इसीलिए पाकिस्तान वाले अभी भी पाकिस्तान डे 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, 40 में ये हो गया। फिर 40 में एक और मूवमेंट हुआ था, अगस्त प्रस्ताव। जब किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे ना पूरा, तब पढ़ना उसको अच्छे से। रहमत अली तो यही तो दिक्कत होती है, आप लोग बीच बीच में से याद आते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग 1906 से शुरू करेंगे, आगा खां से। आगा खां, मशीनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, ये 1906 में मार्ले मिंटो खुद बुला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि भाई साहब आप मुस्लिम लीग बना लो। यार तुम लोग यार इधर उधर मारे मारे घूम रहे, बहुत ख़राब लग रहा है मुझे यार। तुम कुछ बनाओ तब तो, मुझसे तब बात करो। 6 में बनती है और 9 में ही उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल। कभी दुनिया में कहीं देखे हो ऐसा कि 3 साल में सेपरेट हो गया? गांधी जी कब से लड़ाई लड़ रहे? कांग्रेस तो 1885 से फॉर्मली बनी गई है और 1857 से लड़ाई हो रही है स्वायत्ता की, तो उनको नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें अंतर्निहित है, इनको भी समझना रहेगा। 6 में बन रही है, 9 में ही। और जो आपको याद आ रहा है चौधरी रहमत अली, वो आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था। ठीक है, ये छात्र थे वहाँ पे। नाउ और नेवर एक इन्होंने पम्पलेट निकाला था, नाउ और नेवर यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये इन्होंने पाकिस्तान शब्द का पूरा फुल फॉर्म बताया था और पाकिस्तान कैसे निर्मित होगा वो बताया था। जब हम पाकिस्तान मूवमेंट को पढ़ेंगे तो ये आगा खां को पढ़ना पड़ेगा, 1906 का अधिवेशन, इसका इकबाल को भी पढ़ना पड़ेगा, 1929 का इलाहाबाद अधिवेशन। याद आ रहा? इलाहाबाद अधिवेशन, हाँ, सबसे पहली बार वहाँ कहा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। मालूम है किसी क्या है? वो तो ठीक है, इकबाल का है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। मेहनत तो कर रहे हो, ऐसा नहीं, मेहनत तो कर रहे हो। अगर वो उस चीज़ को छूने लगे, मैं बता रहा हूँ कि आज अप्रैल चले ना, अगले साल अप्रैल तक आप लोगों में से कई लोग SDM DSP वगैरह हो जाएंगे। अगर जो चीज़ मैं आपको टच कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ के ये मुझे लगता है इस वाले मोहल्ले के लोग तो काफ़ी पढ़ लिख के भी आए हैं, उधर ये नए लड़के बच्चे बैठे हुए ज़्यादा। तो अगर आप लोग वो चीज़ को टच करने लगे तो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच भी जाओगे। जैसे 2 नेशन थ्योरी ऐसे पता होना चाहिए कि केवल 2 लाइनों में भी बता सकें, और अगर लिखने का आ जाए तो 2 बंदों में भी लिख सकें। 2 नेशन थ्योरी अगर 2 लाइनों में कहें तो ये है कि हिंदू और मुस्लिम 2 मज़हब या 2 धर्म ना होकर 2 राष्ट्र हैं। और राष्ट्र में क्या होता है, राष्ट्र की परिभाषा क्या बताए? कोई पॉलिटिकल साइंस वाला है इसमें? मुझे लगता तुम ही हो। आप बताओ राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? नेशन तो जैसा पता हो वैसा बताओ। तो मुझे तो बताना ही है, मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो मुझे तो बताना है। तो नेशन के मतलब ये होता है, नेशन एक तो जब नेशन पढ़ोगे, इतनी अच्छी चीज़ें हैं ये सब। पॉलिटिकल साइंस अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो ये समझ लो वो जागरूक आदमी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग राष्ट्र इस टाइम एक जो बहुत बड़ी विचारधारा राष्ट्र की है, आपको मालूम है हिंदुस्तान में 19वीं सेंचुरी से पहले राष्ट्र की अवधारणा उस रूप में थी ही नहीं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है जैसे मोटा मोटा जो आप लोगों को समझना है कि कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पे एक ही धर्म, एक ही मज़हब, एक ही संस्कृति के लोग, कल्चर में सबसे बड़ा मैटर करता है कल्चर, एक ही कल्चर के लोग रहते हैं। और जब कल्चर आएगा तो कल्चर में सभी लोग, सभी चीज़ें कल्चर में देखो, आपका भाषा भी आ जाएगी, रहने सहने का तरीका भी आ जाएगा, कपड़े पहनने का तरीका भी, मज़हब भी आ जाएगा, बोली भी आ जाएगी, त्यौहार कर रहे वो भी आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक ही, अगर कोई कहे कि 2 लाइनों में बताओ नेशन, एक लाइन में बताओ, तो एक ही कल्चर के लोग जिस एक स्पेशल भौगोलिक स्थान पे रह रहे हैं। मतलब 2 चीज़ें, एक स्पेशल कल्चर और दूसरा भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज। बांग्लादेश को इसीलिए हम लोग नेशन ना कह के वहाँ पे पहले तहजीब जो वहाँ की जो लोग वो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब हम लोग कंट्राडिक्शन देखते हैं तो वहाँ पे संस्कृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, मज़हब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे। इसीलिए बांग्लादेश अलग हुआ था, एक दिन बताया था आप लोगों को। और बाद में ये 3-4 जो एक्ट है ना, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग करते हैं। जैसे ये क्रिप्स मिशन पढ़ा होगा, क्रिप्स और कैबिनेट और बेवल प्रस्ताव भी तो पढ़ोगे, शिमला, हाँ बेवल प्रस्ताव पढ़ोगे, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन पढ़ लोगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947।
इनमें थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसके लिए एक अलग से हम लोग लेक्चर ले लेंगे। आज हम लोग इसमें चलते हैं रेगुलेटिंग। अब हेडिंग डाल लो और जो आप लोगों को अच्छा लगे वो नोट करते चलना, बाकी आप लोग सुनते चलो, दिमाग में अच्छे से बैठाते चलो कि हो सकता है दोबारा हम लोगों को मौका ना मिले, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे इतना बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन मुझे क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों में से कुछ अगर SDM हो जाए, कुछ क्या मैं तो चारों सभी लोग हो जाए। चलो रेगुलेटिंग एक्ट, अब इसकी जरूरत देखो, जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन जरूर रखो। सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट जो होता है दिमाग में जरूर सवाल जरूर आता है, कोई चीज़ देखेगा तो दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या कि ये क्यों आया, क्या था, क्या इफेक्ट थे और आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने की वजह बताओ पहले, सबसे पहले चीज़ों को जोड़ोगे नहीं तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। रेगुलेटिंग एक्ट अगर पढ़ रहे हो आप, देखो कितनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो रट्टा मारोगे निकल जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्लासिक अक्सर, और ऐसा नहीं मालूम होना चाहिए कि पता चल बिल्कुल एकदम ऐसे बेहुदा क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, उनके चक्कर में कभी पढ़ो ना कि पता चल मिर्जापुर की घोड़े का क्या नाम था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ दो, वो आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा कभी, ठीक है ना, क्यों टेंशन में हो। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो छोड़ देना उसको, उसमें नहीं आता कोई सिलेक्शन नहीं कराता। एक दो क्वेश्चन ऐसे उधर पूछ लेते हैं कि गांधी की डायरी का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोगों को 1757 का प्लास्टिक अक्सर, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आ जाएगा द्वैत शासन। 4 चीज़ें जब हमें मालूम होगी तब हमें पता चलेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेट क्यों करना पड़ा? सर ये जो पहले सर उसका प्लासी का युद्ध था, तो सर ये तो मतलब कि इनका कहना सुनते रहना आप लोग भी कि सर प्लासी के युद्ध में तो इन्होंने सर नवाब को धोखे से हरा के जीत लिया था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था इसमें इनकी मतलब वास्तविक सच्चाई थी कि तीनों सेना एक साथ लड़ी थी तो ये विजयी हुए। तो सर कंपनी का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया था, नवाब को लगा कि कंपनी को एक विस्तृत भूभाग मिल रहा है, अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये हमें चुनौती दे सकता है। आधी बात बताइए अभी और भी बताओ कुछ इसके आगे। इसके साथ जब तक द्वैत शासन को नहीं पढ़ोगे, द्वैत सिस्टम और इलाहाबाद की संधि, ये तो आधी नहीं 30% बात होगा, ठीक है शुरुआत तो करी कम से कम। हाँ बैठ के बता दो आराम से। सर 1765 में जब कंपनी में इलाहाबाद की संधि हुई थी तो ये मुगल बादशाह ने बंगाल के दीवानी अंदर कंपनी को दिए थे। ये समझो चीज़ बंगाल बिहार हाँ बताओ जिससे कि जैसे कंपनी का जो व्यापार हो रहा था उसमें उन लोगों को वो लोग अपना निजी व्यापार और वो मतलब रिश्वत निजी व्यापार अपना कर रहे थे और रिश्वत वगैरह राजाओं मतलब वहाँ के जो भी कुलीन वर्ग के जमींदार वगैरह इनसे ले रहे थे। तो इसी को मतलब जिससे कि कंपनी को कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर पे अमीर होते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये लगा कि ऐसे चलता रहा तो इसकी पराकाष्ठा तब हुई है जो कंपनी कई लाख पाउंड जो राजस्व देती थी इंग्लैंड में, जब उस कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, उस टाइम कंपनी का क्या नाम है, द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। कंपनी का नाम अभी ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1833 में, ठीक है। तो 12 लाख पाउंड तो तुम दे रहे हो रेवेन्यू, और अगली बार जाके 20 लाख पाउंड का तुम लोन लेने के लिए सरकार के पास अगर एप्लीकेशन दे दो तो आपकी जांच नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे कमआउट रूथ है, हर साल माँ बाप को अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, 2 लाख 4 लाख रुपए दे रहा है, और पता चला अगले ही साल अब्बा से कहे कि अब्बा 10 लाख रुपए में लोन दे देगा, तो अब्बा उसके बारे में पीछे कोई ना कोई मुखबिर जरूर लगाएंगे कि ये खुरापात क्या कर रहा है। यही मसला यहाँ पे शॉर्ट में लेकर समझा है। और दीवानी का अधिकार जरूर समझ लो, दीवानी मतलब क्या, दीवाना नहीं हो गया है, ठीक है ना। समझते हो दीवानी का अधिकार क्या होता है? राजस्व वसूली का अधिकार। कम पढ़े हो अभी लग रहा ना, मतलब ये है ना, यही तो जनता होती है, जनता हमेशा दूसरे को ही गलत होता है। तो क्या हुआ, राजस्व का अधिकार मिल गया, राजस्व वसूली का। राजस्व वसूली का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार हुआ करता है। अब डुअल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ डुअल सिस्टम,
डॉयल सिस्टम के अगर आप लोग सही समझे तो एक क्वेश्चन लिख लेना जाते हैं। एक मैं मेंस का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग घर से लिख के लाना और मुझे दिखा देना अगली बार। द्वैध शासन व्यवस्था एक लिख लो, द्वैध शासन के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और उससे कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं अभी समझा दूंगा और आप लोग अपना लिख लें। द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी? इसका तत्कालीन समाज प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका तत्कालीन समाज प्रशासन पर क्या फर्क पड़ा? हाँ हाँ, तो लगा लो उसे उनका ना रहा। हाँ तो उससे पूछ लो कि अगर पूछ लो तो करेगा। बोल तो आया आ रहा हूँ ठीक है। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। शासन व्यवस्था को अच्छे से इसको समझो। तत्कालीन शासन व्यवस्था के दो मुख्य पार्ट हैं। हाँ हाँ हम बोल दिया मैंने, इसे नहीं पहुँचा, इसे तो आप लोग पहुँचाएंगे ना। तो आप अपने लीडर से बात करें ना, तो हम लोग थोड़ी जान देंगे वहीं पर एक बार बात करते हैं। हाँ पैसे जमा होगा। दो हिस्से थे कि कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट करना। उस टाइम देखा जाए जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनको मालूम होगा। एक अभी अलग अलग स्टेट की अवधारणा, जैसे अभी चल रहा है वेलफेयर स्टेट चल रहा है। वेलफेयर स्टेट की डिफिनेशन चल रही है। अभी जो भारत है वो एक वेलफेयर स्टेट है। कहा जाता है ना कि कल्याणकारी राज्य। हम लोगों ने संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य को पढ़ा है बताओ? मौलिक अधिकार में, नीतिगत तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में, नागरिकता में, बताओ कौन सा आर्टिकल है? 36 में कि राज कल्याणकारी इस तरीके से कार्य करेगा। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझ में आता है। उस टाइम कल्याणकारी राज नहीं हुआ था। जो स्टेट था ना, आजकल के स्टेट में सारा काम स्टेट को ही करना है। इस टाइम क्या है कि रोजगार नहीं, वो भी रोजगार भी सरकारी उपलब्ध करा। पहले ये सब नहीं हुआ करता था कि बच्चे का टीका भी सरकार लगवा रही है। पहले सब नहीं। ये नेशन, ये जो है वेलफेयर स्टेट, ये सब चीज़ों को बहुत दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले ये स्टेट का काम नहीं होता था। स्टेट का काम सिर्फ वो थे नियंत्रणकारी या नियामक स्टेट, जिसे यानी कि रेगुलरी स्टेट बोलते हैं, जैसे बोलते थे नियंत्रणकारी या नियामक राज्य हुआ करते थे। उनके सिर्फ दो काम होते थे, सुरक्षा प्रदान करना और बस वही काम है। अब ये दुनिया भर में हम लोग करते हैं ना, करवा चौथ, सब कुछ नहीं है। टीका भी लगवा रहे हैं, पकड़ के लगा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भी दे रहे हैं, खाने का इंतजाम भी कर रही है सरकार। पीडीएस भी दे रही है, पानी भी दे रही है, बच्चों की पूरी पढ़ाई करा रही है। इन्हें गोद ही दे दिया ना पूरा तरीके से। देखा जाए तो सही आदमी अगर कोई हो पूरी तरीके से गोद ले लिया। उस टाइम ये सिस्टम नहीं था। उस टाइम नियामक राज्य थे, रेगुलेटरी स्टेट थे, उसका वही काम था, कलेक्ट द रेवेन्यू टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, बस वही काम था। और ये दोनों काम एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए थे कि अगर राजस्व वसूली नहीं करोगे तो क्योंकि आपको जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी सेना की जरूरत होगी, उसके लिए चाहिए पैसा। अब किया ये है कि जैसे जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये आप ये कंपनी इनको समझ लो, इनको नवाब समझ लो, तो इनको कह दिया था कि आप पूरा रेवेन्यू वसूल आप करो और उसमें से आप
26 लाख रुपए दे देंगे, इसको नवाब साहब को दे देंगे और 50 लाख रुपए इनको देना था आपको। इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई हैं मालूम है। इलाहाबाद की 2 संधियों में एक संधि तो जिसमें कि रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दिया गया कंपनी को, और दूसरा ये है कि निजामत के लिए 50 लाख रुपए जो है नवाब साहब को देना था। तो 50 लाख रुपए जब ये देंगे तो आप तब तो कानून व्यवस्था का काम करेंगे। अब हुआ ये है कि रेवेन्यू कोई अलग वसूल रहा है और जिम्मेदारी है किसी दूसरे, लॉ एंड ऑर्डर किसी दूसरे का। तो इस तरीके की वही व्यवस्था जो होगी किसी को लॉ एंड व्यवस्था। आप समझ में आया द्वैध शासन क्या है? कि ऐसा शासन जिसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उत्तरदायित्व तो किसी दूसरे का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेज होशियार थे भाई, इसी ऐसे ही थोड़े कर लिया शासन उन्होंने। अंग्रेज होशियार ना होते रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इसको, मतलब नवाब इसी में खुश, अरे यार मेरा तो जलवा है, हर जगह पुलिस मेरे पास है, शासन मेरे पास है, पैसा सब छीन लिया, उतने 50 लाख रुपए दिया, उतने में ही आपको शासन भी चलाना, अपना खर्च भी चलाना, पूरी सरकार उतने में चलाना, और खराब होता है तो नवाब साहब जाने, अच्छा होता है तो कंपनी का। तो ऐसी व्यवस्था 1765 के बाद ऐसी व्यवस्था जो कि उत्तरदायित्व रहित शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें नवाब के ऊपर कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व दे दिया, लेकिन राजस्व का अधिकार जो है वो आपको कंपनी ने ले लिया। ऐसी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। अब ये कभी आप लोगों के दिमाग में आए द्वैध शासन व्यवस्था की जरूरत क्या पड़ी गई? तब सोचना चाहिए, हर चीज़ किताब में नहीं लिखी होगी, और मैंने भी बहुत साल पहले पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब कहीं भी खड़ा कर दो। क्यों थी ये जानना चाह रहा था। उस टाइम सर कंपनी इतनी पावरफुल नहीं थी सर। एक्चुअली पावरफुल तो वो इतनी थी कि तीनों की इकट्ठा हरा दिया था। वो तो बात है सर, अंग्रेज जो थे उनको पैसा चाहिए था जिससे कि वह भारतीय वस्तुओं को खरीद सके, क्योंकि वो जो विदेशों से लाते थे मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो वो सोना लाते थे अमेरिका से, उसके बाद वो एक्सचेंज करते थे आते थे वस्तुएं लेते थे। एक चीज़ यहीं पे देखो, वस्तु विनिमय वहाँ होती जब वस्तु को विनिमय किया जाता है, बड़ा है, लेकिन इसको ठीक से और करो। देखो मेन वजह ये थी, सर इसका एक रीजन ये भी थे कि जो जैसे अपने वो डायरेक्ट अगर नियंत्रण में लेते तो वहाँ के स्थानीय शासक थे वो भी कुछ हो सकते थे, और दूसरी जो विदेशी। अब हम लोग शुरुआत ये करते हैं कि कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी, वो व्यापार करने के लिए आई है। स्थानीय मसलों रामू और श्यामू के मसले में पड़ेंगे तो उनका व्यापार प्रभावित होगा, और दूसरा कि वहाँ के लोकल जनता होगा वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, डायरेक्ट हो सकता है रिपोर्ट भी करते हैं। बंगाली बोलने वाले लोग तुम इंग्लिश बोलोगे, आदमी को अगर हमारे ऊपर अमेरिका के लोग आके SDM और DM बना दिए जाएं तो हम लोग कितने दिन देखेंगे उन्हें? अब अपने जैसे लोग दिख रहे हैं कि हाँ चलो ये लेबर कमिश्नर अपने जैसा दिख रहा था, चलो कोई बात नहीं, कोई समझौता करा दिया तो ठीक है, कंपनी में समझौता करा दिया, फैक्ट्री बंद करवा दिया, चलो करा ठीक है। और कोई अमेरिका का आदमी आ जाए सामान्य कमीशन का विरोधी इस वजह से तो कोई इंडियन नहीं था, ये बहुत बड़ी बात होती है स्थानिकता की। तो एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, वो वहाँ के स्थानीय मसलों में नहीं पढ़ना चाहती थी, और यहाँ की संस्कृति भाषा के बारे में उसको जानकारी भी नहीं थी, उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते थे, सबसे बड़े उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते थे। उनको चाहिए था पैसा, जिससे कि बच्चे ने बताया उनको व्यापार करना था उससे। दस्तक मालूम है, यहीं पे दस्तक बता दें आप लोगों को, दस्तक राइट बताओ भाई, दस्तक का राइट क्या था, दस्तक का अधिकार क्या था? पहले इनको बताने दो, पढ़ा कर बेटा, ये UPSC लायक हैं क्वेश्चन, सब चीज़ें UPSC लायक होती हैं, जितना मैं बता रहा हूँ सब UPSC। दस्तक क्या था? देखो जो प्लासी के युद्ध का एक बहुत बड़ी वजह दस्तक थी, मालूम है? ऐसा तो नहीं आप लोग कंफ्यूजन कर रहे हो, मैंने 2-3-4 चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 1757 का जो हमारा प्लासी का युद्ध था, इसकी वजह बताओ क्या क्या वजह थी? उसमें एक दस्तक कासिम बाजार में व्यापार, हाँ कासिम बाजार में फोर्टिफाइड कर रहे थे, यानी कि क्लियर कर रहे थे। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। हाँ चलो एक चीज़ तो ये होगा, और तो कासिम बाजार में जाकर आगे ये
और एक इसकी सारी चीज़ें फोर्टिफाइड या सैनिटरी या मिलिटराइजेशन जो होगा वो सब एक ही मांगे दूसरी जो बात। सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उन लोगों को माल निर्यात करने के लिए टैक्स देना पड़ता तो वो नहीं देना पड़ता था। आप देखो हाँ अब इस चीज़ को पढ़ेंगे। हाँ मीर जाफर को क्या बताओ मीर जाफर से समझौता कर लिया था कि तुम मेरे साइड आ जाओ तो मैं नवाब बना देंगे। हम किस वजह की बात कर रहे हो, क्या बता रही हो आप? तभी नंबर देखो 10 में से 1 मिलेगा, हो सकता है वो भी करना मिले। वहाँ सही लिखने का नंबर मिलेगा। आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे और आपने 2 पन्ने लिख दिया, काट के 0 भी देगा। जो पूछा गया वही लिखोगे। अगर आपने क्वेश्चन के सिर्फ समझ लिया, सिर्फ समझने के 40% मार्क्स हैं आपको। क्वेश्चन समझा और आपने वही लिखा जो पूछा गया, अधिक कम लिखा, फेंक के लिखा, कम मालूम है फेंक के लिख रहे हो ठीक है, लेकिन वही लिखा जो पूछा गया तब नंबर मिलेंगे। आप थोड़ा कम लिखो कोई बात नहीं, घर की पूछे क्लियर की ना होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे हाँ 10 तक ही हुआ बजे 1 तो बजे आपको फोर्टिफाइड हो गया नंबर 1 क्लिकर या फिर वो लोग अपनी सेना को बढ़ा रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी हम लोग 1717 याद करें। 1717 में फारुखसियार था ठीक है। फारुखसियार के टाइम पे वहाँ पे जो नवाब हुआ करता था, कोई बात नहीं नाम देख लेना, तो वहाँ के नवाब ने एक अधिकार दे दिया था। क्या अधिकार दिया था कंपनी को कि आप 3000 रुपये दे दें सिर्फ और एक बना दिया था दस्तक की मोहर मारी और माल के ऊपर लगाई, फ्री ट्रेड में कॉमर्स 3000 रुपये, सिर्फ 3000 रुपये, चाहे जितना उनको अच्छी चीज़ मालूम पड़ी। तो 3000 रुपये दस्तक एक बहुत बड़ा वजह है क्लासिक की। जब आप लोग क्लासिक की वजह लिखोगे तो दुनिया तो आप लोग सोचते नहीं हो कि अभी आपको मेंस तक पहुँचे कितने लोग हैं, मेंस दिया है, मेंस का भ्रमण जाल बहुत खराब होता है। मेंस के भ्रमण जाल में फंसना ना करें, मेरा तो यही आप लोगों को आशीर्वाद है। और मेंस के भ्रमण जाल में वही फंसते जो होगा प्री के क्वेश्चन याद, प्री तो फैक्चुअल नहीं मालूम है, चीज़ों के एक दूसरे से रिलेट कर नहीं गए, लिखते घर की पूछी जाती हरियाणा की लिखते हैं तो वो बार बार गाली देते हैं एग्जामिनर को, पास नहीं कर रहे हैं मुझे, लेकिन पास करेंगे कैसे? जो पूछा जाए वही लिखो तभी पास करेंगे। मेरी राइटिंग देख लो तो आप लोग कहोगे कैसे सिलेक्ट कर दिया, लेकिन पूछा जो जाता था वही लिखता था। इसलिए उन्होंने एक बार नहीं 4-4 बार पास किया है। राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, इतना ऐसा होना चाहिए कि पढ़ ले आदमी। तो 2-3 चीज़ें दिमाग में बैठा लो, जो चीज़ पूछी जाए। क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लिया तो 1 मिनट आप ये सोचो कि हमें लिखना क्या है, पूछा क्या, वो उसकी मंशा क्या है। हमें जो मालूम है हमें वो नहीं लिखना, हमें जो पूछा गया वो लिखना है। तो हम लोग दस्तक का अधिकार पढ़ेंगे। दस्तक के अधिकार में क्या था कि 3000 रुपये देखिए सब कुछ फ्री, सारा फ्री ट्रेड इन कॉमर्स आप करेंगे। तो अब क्या किया कंपनी ने, बदमाशी कंपनी की क्या है, अब वो स्थानीय लोगों को, जैसे सिराजुद्दौला का एक बहुत बड़ा उसमें व्यापार कर से भी बहुत पैसा मिलता था, उसने क्या किया राम श्याम जितने भी थे अब्दुल हाँ आपको ट्रेड इन कॉमर्स करना है, क्या चीज़ भेजना बताओ? अच्छा पान भेजना, आपको क्या भेजना, चूना भेजना, उनके माल पे दस्तक का निशान लगा दिया, उनको भी फ्री करा दिया। ये था ऐसा तुम तो दे नहीं रहे हो और लोकल पर जो हमें लोकल से मिलना है वो भी खत्म करा देंगे। दस्तक के प्रयोग का दुरुपयोग करना, दस्तक के अधिकार का दुरुपयोग करना प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी वजह है। सारी चीज़ें ये लिखोगे तब नंबर मिलेगा, उसमें नहीं हाजिफिकेशन नहीं किया, समझ में आया? जो पूछा जाए वही लिखना है। चलो तो प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी युद्ध के बाद प्लासी युद्ध समझ में आ गया। प्लासी युद्ध इस वजह से हुआ क्योंकि ऐसे तो नवाब कमज़ोर होते ही चला जाएगा, भाई नवाब के पास पैसे नहीं रह जाएगा। प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, बक्सर के बाद फिर आपका ये द्वैध शासन व्यवस्था समझ में आ गई। द्वैध शासन व्यवस्था के आपने वो भी देख ली, उसके दुरुपयोग देख ली। द्वैध शासन व्यवस्था में क्या होगा कि एक तो दस्तक का अधिकार था उस टाइम पर, और बुरी तरीके 1764 में के बाद इलाहाबाद की संधि हो गई क्योंकि प्लासी में जो आपका सिराजुद्दौला था वो हार गया। अब तो और कोई कुछ नहीं कहने वाला, मीर जाफर उनकी कठपुतली है, तो अब चाहे जितना दस्तक का दुरुपयोग करो। वही तो फरमान जारी कर दिया था नवाब साहब ने कि 3000 रुपये तुम एक बार में जमा करो,
अब उनको मोहर मिली हुई है, अंग्रेजों को मोहर मिली हुई है, फरमान मिला हुआ, उस फरमान का मोहर लगाई और जा रहा था हमारा। अब उस टाइम जीपीएस सिस्टम तो हुआ नहीं करता, बारकोड नहीं होती स्कैन कर लो कि किसका ये राम श्याम का है या कंपनी। और कंपनी को ही अब जैसे उसमें क्या हुआ 1765 के बाद इतनी बड़ी लूट मची हुई है कि आप लोग समझ नहीं सकते। जैसे अब कंपनी को नुकसान होने लगा, क्यों नुकसान होगा? कंपनी एक अलग चीज़ होती है। अब कंपनी में हम काम कर रहे थे, इंडिया में हम उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार घाटे में जाओ, हम फायदे में जाए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फायदा उठाते हम उसमें फायदा उठाते हैं। जैसे क्या है, कंपनी को दस्तक का अधिकार मिला हुआ, अब उसी अधिकार का इस्तेमाल करके वो निजी व्यापार करने लगे, खुद का व्यापार करने लगे, खुद का व्यापार करने लगे, स्थानीय लोगों को भी वो अधिकार दिलाने लगे, उसका वो अपना करप्शन करने लगे। ये बहुत बड़ी वजह है। अब आप इनको एक क्वेश्चन जरूर लिख देना चाहिए कि ये जितना आज पढ़ा है आप सब भूल जाओगे, इधर उधर चला जाओगे, भूलने ना तो इधर उधर हो जाएगा। वैध शासन व्यवस्था में पूरा जितना मैंने बताया एक पूरा क्वेश्चन लिखना इनके हमें। ये समझ इतनी बड़ी लूट मच गई थी वहाँ पे कि एक छोटा छोटा सिपाही जो था कहीं लाख कौन लेके गया यहाँ से। तभी तो जो उसी टाइम तो वो हुआ है एक जो बंगाल में जो अकाल पड़ा है, उसी टाइम को अकाल पड़ा है। अब इसी टाइम याद करो आनंद मठ को, सारी चीज़ें बेटा एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जो आनंद मठ का टाइम पीरियड है वो यही टाइम पीरियड है सन्यासी मूवमेंट का, 1770 का डिकेड, 1765 से 70। नवाब चाहे जितने भी खराब हों लेकिन वो लोकल के थे, मालूम था नहीं यही रहना, यही साथ रहना। सोशल साथ भी रहते तो इतना नहीं कि पता चला कि कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो यही करता है, सब यही चल रहा है। तो इन लोगों ने इतनी लूट मचाई है, अकाल में कई लाख करोड़ लोग मारे गए। सारा वेतन तो चला जा रहा है, कच्चा सामान इतना वो सब हमारा चला जा रहा है, सब बाहर चला जा रहा है। टैक्स जब सरकार के पास आएगा ही नहीं तो सरकार को काम ऐसे कैसे कर, टकाली कैसे बढ़वा पाएगी? टकाली जानते हो आप लोग? क्रेडिट लोन होता था। किसने सबसे पहले चालू करवाया था? कौन सा शासक था? ये सर मैं बीच में इसलिए आप लोग इधर उधर ले जाया जाता हूँ कि आप लोगों का और याद करो सोनधार और तकावी पब्लिक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये एबीटी ने शुरू किया है, मोहम्मद बिन तुगलक। कोई बात नहीं, तो ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। तो हुआ ये द्वैध शासन व्यवस्था के हम लोगों ने दुष्परिणाम पड़ दिए, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम थे। तभी नहीं रेगुलेटिव एक्ट लाने की जरूरत पड़ी थी। हम लोग आराम से एक मतलब पैरा पढ़ लेते थे ताकि हाँ ये सब नॉर्मल सी चीज़ रही होगी, कोई बात नहीं। देखो अकाल तो एक होती है, ड्राउट वाली कंडीशन होती है, ड्राउट या फ्लड आ गया, लेकिन उसमें जब ऐसी कंडीशन में जो अन्न का यानी कि जो ग्रेनरी है उसका जो प्रभाव पड़ जाएगा, लोग उनसे मरने लगे, उस कंडीशन को खाने पीने की बहुत बुरे हालात थे। अब आनंद मठ किसने पढ़ी है पहले ये बताओ? आनंद मठ पढ़ो ना तो कभी ऐसा लगेगा कि आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जज्बाती नहीं हो मुझे लगता आप लोग ज़्यादा एकदम उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर रहे हो। जब जज्बा नहीं होगा ना एचडी बनने का तो मुश्किल होगा। और रीडिंग बेस बहुत होना चाहिए। जो मैं बिना पढ़े बिना किताब पढ़े बोलता चला जा रहा हूँ कभी रीडिंग बेस है। इसलिए कभी सोचा है कि 2-4 साल पहले पढ़े होंगे और मैं तैयारी भी नहीं करता हूँ, तो रीडिंग बेस होता है। आनंद मठ मैंने कई बार पढ़ी है। आनंद मठ में एक सीन आएगा जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि डकैत जो थे वहाँ पे लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, तो डकैतों के हाथ में एक परिवार आ गया था। तो परिवार के 7 साल की परिवार तो भाग गया, 7 साल की बच्ची उनके हाथ में आ गई। तो डकैत इतने खुश थे कि आज हमें अच्छा खाना नसीब होगा। ये हालात थे उस टाइम। सन्यासी मूवमेंट और आनंद मठ जो है उसमें पढ़िएगा, ये पढ़िएगा तो बिल्कुल सही घटनाएं हैं उस टाइम की। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए तब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब उसके बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो पैसा कमाते चले जा रहे थे। उसके बाद फिर लोन के लिए ये लोग चले आए। इसमें ये भी नोट कर लेना कि कंपनी द्वारा लोन की मांग की गई थी। उसके बाद एक गुप्त समिति बैठाई गई थी
मालूम है गुप्त समिति लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में गुप्त समिति का गठन किया गया। नहीं सुना नहीं सुना, ये दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने के बाद फिर उसको अमल नहीं किया, ये दिक्कत है। रेगुलेटिंग एक्ट लाए जाने की वजह इतनी बड़ी पृष्ठभूमि जो मैं बता रहा हूँ इसलिए कि 1813 और 1833 तभी समझ में आएगा जब यहाँ से समझ लोगे आप। तो एक बहुत बड़ी वजह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की वजह ये भी थी कि एक तो कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया, कंपनी के निजी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, रिश्वत और भ्रष्टाचार ये हो गया। इसके बाद दूसरा द्वैत शासन के दुष्प्रभाव हो जाएंगे, अकाल हो जाएगा। और एक पॉइंट अभी मैंने आपको कौन सा बताया था, लोन, कंपनी ने जो लोन मांगा, राजस्व देने वाली कंपनी लोन मांग करने लगे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ कंपनी ही लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनती है, कंपनी ने सरकार से लोन की मांग की। तो उसके बाद में एक लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। तो अब उसने कहा जाके देख क्या उनका मसला क्या है। अब अमेरिका तो इंग्लैंड तो एक इतना बड़ा मुल्क है कि वहाँ पे कभी बताया जाता है ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। सुना कभी कैसे बताना, सुना नहीं, सुना तो सुन लो, कोई बात नहीं, सुनना दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने के बाद फिर भूल जाना, ये दिक्कत है, जब नहीं आपको पाओगे तो फिर तो सोच लो भाई कोई फैक्ट्री एक्टिव जॉब की देख लो। नहीं मालूम होना दिक्कत नहीं है, मालूम होने के बाद फिर उसको अमल ना करना था। कभी ना कभी किसी न किसी ने तो उनकी वाइट बटन थ्योरी और नेवर कभी ना अस्त होने वाला सूरज, 2 चीज़ें कही जाती हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन का बाकी में इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसके बारे में कहा जाता था कि सूरज कभी अस्त नहीं होता ब्रिटिश साम्राज्य का। क्यों कहा जाता था? क्योंकि सूरज जो निकलता है कहीं ना कहीं सूरज सुबह होती है, कहीं ना कहीं दोपहर होती है, तो उसका इतना बड़ा साम्राज्य था तो कहीं ना कहीं उदय होते ही रहता था। हाँ, हर समय कहीं रात नहीं होती थी ब्रिटिश साम्राज्य। कभी ऐसा समझा है? नहीं समझा तो समझो। फीस लगे आप लोगों से 1-1 लाख रुपये फीस जमा कराई जाए, फिर देखो तब भरा हुआ हो ये सब। अब दे वाले 2.5 लाख रुपये महीना दे रहे थे, लेकिन अब नौकरी कौन छोड़ देगा। अब तक तो हो जाता, कम से कम 1 करोड़ के आसपास पैकेज हो सकता था। 1 करोड़ बहुत बड़ा पैकेज नहीं होता है, अगर काबिलियत हो तो 1 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, मिल जाएगा आराम से। ये सब अखिल मूर्ति वगैरह है 2-2 2.5 करोड़ बंद कर दिया कि नहीं? बंद करो सर।